नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दौसा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। लेबर रूम में कार्यरत 3 नर्सिंग कर्मियों को हटा दिया गया। नर्सिंग कर्मी चेतराम बैरवा, कांता वर्मा और हेल्पर शकुंतला मीणा को हटा दिया गया है। लेबर रूम स्टाफ पर लगे थे चौथ वसूली के आरोप। इसके बाद न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और फिर कार्रवाई। डिलीवरी के पैसे नहीं देने पर प्रसूता की जांघ पर कैंची मारने का भी आरोप लगा था। बड़ी खबर, टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। 3 नर्सिंग कर्मियों को हटा दिया गया है। चेतराम बैरवा, कांता वर्मा, हेल्पर शकुंतला मीणा को हटा दिया गया है। चौथ वसूली के आरोप लगे थे। लेबर रूम स्टाफ पर मरीजों से पैसा वसूल करते थे लोग और डिलीवरी के पैसे नहीं देने पर प्रसूता की जांघ पर कैंची मारने का भी आरोप लगा था। इसके बाद न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और तुरंत इस खबर पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करते हुए लेबर रूम में कार्यरत तीनों नर्सिंग कर्मियों को हटा दिया गया है। आशीष मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, बड़ा असर न्यूज 18 की खबर का। बिल्कुल, न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। लेबर रूम में जो अवैध वसूली की जा रही थी और एक प्रसूता ने जांघ पर कैंची मारने का जो आरोप लगाया था, इस पूरे प्रकरण में जो ऑन ड्यूटी स्टाफ था, जिसमें नर्स चेतराम बैरवा, LHV कांता वर्मा और एक हेल्पर शकुंतला मीणा, इन तीनों को हटा दिया गया है और नया स्टाफ अब लेबर रूम में तैनात कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एक जांच टीम बनाई गई है। जो जांच टीम यह पता करेगी कि जो लेबर रूम में 2 प्रसूताओं के परिजनों ने जो आरोप लगाए थे पैसे लेने के, वो आखिर किस कर्मचारी ने पैसे मांगे थे। साथ ही जो लेबर एक जो प्रसूता जो कैंची मारने का जो आरोप लगा रही है, वो कर्मचारी कौन थी। ऐसे में पूरे मामले की जांच की जा रही है। यह मामला पूर्व जो चिकित्सा मंत्री और कृषि विपणन मंत्री, कलेक्टर, सभी अधिकारियों तक और सभी मंत्रियों तक पहुंच चुका है और उसके बाद में पूरे मामले में जांच कमेटी गठित की गई है और अब पूरे प्रकरण की जांच होगी। प्रथम दृष्टया जो ऑन ड्यूटी स्टाफ था, उन तीनों कर्मचारियों को हटा दिया है और नया स्टाफ अब लेबर रूम में तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे थे तो उनसे काफी लोगों ने शिकायत की थी और उसी की एक वानगी इस अस्पताल में दिखाई दी है। आशीष, 500 रुपए की डिमांड की गई, 200 रुपए दिए गए, उससे संतुष्ट नहीं हुआ ये यहाँ का स्टाफ और फिर कैंची मारने का भी आरोप। बिल्कुल, जो प्रसूता थी डागोलाई की रहने वाली थी और उसने आरोप लगाया था कि 500 रुपए मांगे गए, लेकिन उसके बाद 500 रुपए नहीं थे और जब उसको 200 रुपए दिए गए तो वो कर्मचारी और जो का ऑन ड्यूटी स्टाफ था वो नाराज हो गया और उसने प्रसूता की जांघ पर कैंची मार दी, जिससे उसके चोट भी लगी है। इस तरह का दावा है और पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। मामले तो आते रहते हैं आशीष, लेकिन संक्षिप्त में बताइएगा, मॉनिटरिंग कैसे हो इनकी? सीएम तक अब शिकायत पहुंच चुकी है इस तरह के मामलों की और ये 1-2 मामले नहीं है, हर अस्पताल की यही हालत है, हर सरकारी अस्पताल में यही तस्वीर है। मॉनिटरिंग कैसे हो? बिल्कुल, मॉनिटरिंग के लिए निश्चित रूप से जो अधिकारी हैं और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। दौसा का लेबर रूम है, वो पहले भी इस तरह के विवादों में रह चुका है। पहले भी इस तरह के चौथ वसूली और अवैध वसूली में कई सस्पेंड हुए हैं कर्मचारी, लेकिन फिर भी हालात सुधर नहीं रहे। ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। सुजानगढ़ में ये क्या हो रहा है? हथियार लहराते हुए बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए हैं। पारिवारिक विवाद और बेखौफ बदमाश। वार्ड नंबर 3 में ये बदमाश हथियार लहराते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी की तस्वीरें हैं। 4 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 आरोपी अब भी फरार हैं। सुजानगढ़ से ये तस्वीरें हैं। चूरू के सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 3 में पारिवारिक रंजिश के चलते हाथों में हथियार लेकर हमला करने आए लोग सीसीटीवी में कैद हो गए। 11 अप्रैल को शाम करीब 6:30 बजे आरोपी हाथों में कुल्हाड़ी, गंडासे और धारदार हथियार लेकर आए। उन्होंने घर के मुख्य दरवाजे को तोड़ दिया। पीड़िता मंजू देवी ने बताया कि सभी आरोपी घर में घुसे और उनके बेटों के साथ मारपीट करने लगे। शिकायत करने पर पुलिस ने 4 आरोपियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया, जबकि 2 फरार हो गए। एक 26 मार्च को रिपोर्ट भी दी, जिसके तहत आरोपियों ने मेरे घर पे घुसकर कुल्हाड़ी सरिये से लेके हमको धमकाया। फिर वापस उन्होंने 11 अप्रैल को हमारे घर में घुसे और हमारे विद्युत लाइन भी काट दी
और हमारे घर में घुस के मारपीट की, और जिसकी सीसीटीवी फुटेज मैंने पेश की है। और जो भी है इन आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और उनको जेल भिजवाया जाए। मैं यही चाहता हूँ कानून से। और बात अब पानी पर हो रहे घमासान की, पानी पर चल रही पॉलिटिक्स की। पानी की समस्या को लेकर मटका फोड़ आंदोलन आज किया जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में ये मटका फोड़ आंदोलन किया जाना है। दौसा में वाटर ट्रेन उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर किरोड़ी लाल मीणा आंदोलन करेंगे। काफी लंबे समय से किरोड़ी लाल मीणा इस वाटर ट्रेन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन आज किया जाएगा। मटका फोड़ आंदोलन किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में होगा। गुप्तेश्वर सर्किल से कलेक्ट्रेट तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट इस दौरान तैनात रहेंगे। गुप्तेश्वर सर्किल से कलेक्ट्रेट तक ये विशाल रैली आज निकलने वाली है। बड़ी खबर। राजस्थान पुलिस दिवस स्थापना दिवस आज है। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस आज। राजस्थान पुलिस दिवस का स्थापना दिवस समारोह आज होगा। मुख्यमंत्री आरपीएफ में परेड की सलामी लेंगे। सुबह 8:30 पर आरपीएफ पहुंचने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। पुलिस अधिकारी जवानों को पदक प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री। राजस्थान पुलिस दिवस का स्थापना दिवस आज है। राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस आज है और समारोह आयोजित किया गया है। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह आज। सीएम लेंगे आरपीएफ में परेड की सलामी। प्रदेश में करौली हिंसा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला टोंक जिला मुख्यालय पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जिला इकाई की ओर से रैली निकालने का है। पीएफआई की ओर से रैली निकालकर सांप्रदायिकता भड़काने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। इसके अलावा संगठन की ओर से प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के जरिए कहा कि देश भर में रामनवमी के आयोजन को हिंसक बनाने के प्रयास किए गए और साजिश के तहत सामाजिक ध्रुवीकरण की साजिश रची गई। तो कौन सा रंग साहब है बताओ? कलेक्टर साहब के माध्यम से जो है माननीय राष्ट्रपति जी महोदय को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि ऐसे जो साजिश रच करके जो मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है आरएसएस और संघ परिवार की तरफ से, उसे रोका जाए। खबर चूरू से है, जहां 13 साल की नाबालिग बच्ची ने आत्महत्या की कोशिश की। दुष्कर्म से आहत बालिका ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की, जिसके बाद बालिका को गंभीर हालत में जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया। बता दें कि पीड़िता की मां की रिपोर्ट के आधार पर महिला थाने में सगे भाइयों के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। मां ने बताया कि 2 भाई हैं सगे, उन दोनों ने मेरी पुत्री के साथ में बारी बारी से, एक ने 3 महीने पहले और एक ने अभी 3 दिन पहले ही बलात्कार किया है। उसके बलात्कार के आरोप पर ही हमने मुकदमा दर्ज किया है और उसके आधार पर हमने परिवादी है उसके बयान दर्ज कर लिए हैं। पीड़िता के हमने बयान लेने चाहिए, लेकिन पीड़िता अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। घटनास्थल की हमने कार्रवाई की जा चुकी है हमारे द्वारा। अभी आरोपीगण की हमारे द्वारा तलाश जारी है, टीमें द्वारा दबिश दी जाए। सिरोही में अज्ञात बीमारी से 7 बच्चों की मौत के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि स्वरूपगंज के फूलाबाई खेड़ा गांव में अज्ञात बीमारी से 7 बच्चों की मौत के बाद चिकित्सा विभाग स्थिति कंट्रोल करने का दावा कर रहा है, लेकिन चिकित्सा विभाग अभी भी इस घातक बीमारी के बारे में बता नहीं पाया है। बताया जा रहा है कि लिक्विड फूड भी बच्चों की मौत का कारण हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। गांव में 300 से ज़्यादा लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं। फिलहाल 4 बच्चों में संक्रमण के लक्षण पाए जाने के बाद उन्हें इलाज के लिए मेडिकल रिसर्च सेंटर भर्ती करवाया गया है, लेकिन 7 बच्चों की मौत के बाद गाँव में दहशत का माहौल है। तो नहीं हो पाया, पर लग रहा है कि ये कुछ जो सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, जैसे आइसक्रीम हुआ या फूड से जो होने वाले वायरल डिजीज, वो ही कॉज लग रहा है। क्योंकि इसी गांव के अंदर मल्टीपल बच्चे आ रहे हैं, सभी बच्चे नहीं आ रहे, कुछ जगह कुछ सोर्स मिल रहे हैं हमें। तो इसमें वाटर से होने वाली वायरल डिजीज होती है, वो सोर्स हो सकता है। तो इसमें जो वाटर से मतलब पानी से बनने वाले जो पदार्थ होते हैं, वो कॉमन सोर्स हो सकते हैं वायरल डिजीज के। पिंडवाड़ा ब्लॉक में फूलाबाई का खेड़ा और वेराफली में जो डेथ्स हुई हैं, वो टोटल 7 डेथ्स हुई 9 तारीख से लेके और 13 तारीख के बीच में, जिनमें 2 बच्चों का पोस्टमार्टम किया गया, बाकी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था।
चलिए सीधा लिए चलते हैं आज आपको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। हनुमान जयंती है आज और यहाँ पर अब हनुमान जी की पूजा अर्चना का दौर शुरू। मंदिर के पट कुछ ही देर बाद खुलेंगे और बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं अपने प्रभु बजरंग बली के दर्शन करने के लिए। जयपुर में जेडीए ने मोटी रकम लेकर कॉलोनियां तो बसा दी, लेकिन मूलभूत सुविधाओं को लेकर आज भी लोगों में नाराजगी बनी हुई है। योजना के लाभार्थियों की शिकायत है कि इन कॉलोनियों में अभी तक बिजली पानी जैसी सुविधाएं भी नहीं मिल पाई हैं। लाभार्थियों के मुताबिक हाथोज करधनी आवासीय योजना हो या फिर वेस्टवे हाइट्स जैसी आवासीय कॉलोनी, सब जगह बिजली पानी जैसी सुविधाओं के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। स्कीम के लाभार्थियों का कहना है कि उन्होंने जेडीए की योजना देखकर आशियाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन सालों बाद भी वो मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। यहाँ तक कि कई योजनाओं को लेकर अभी भी बसावट का इंतजार किया जा रहा है। करीब 2 दर्जन योजनाओं में 30,000 आवेदक अपने आशियाने का इंतजार कर रहे हैं। कई बार इस बारे में जेडीए से गुहार लगाई, लेकिन अभी तक सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। इस मामले में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का कहना है कि जेडीए की एक कॉलोनी को विकसित किया जाएगा और लाभार्थियों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी। की हुई कॉलोनी है सर, इसमें ना तो इसमें पानी की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है, ना सीवरेज की सुविधा है। और हमने तो इसमें ये प्लॉट जेडीए को ही देकर लिया था और इन सभी सुविधाओं से हम महरूम हैं। और बिजली का बिल राजस्थान में वैसे भी काफ़ी है, फिर भी राजस्थान इस जेडीए में की कॉलोनी में यानी आसमान को छू रही हैं ये कीमतें। जेडीए की अपनी कॉलोनियाँ, उनमें विकास का काम वो तो होता जा रहा है। एक जगह लेते जा रहे हैं। एक साथ तो सब जगह होगा नहीं, लेकिन होता जा रहा है सब जगह, हर जगह काम चल रहा है। सांसद जसकौर मीणा ने एक बड़ा बयान दिया है। सांसद ने कहा कि सक्षम हो चुके लोग अब आरक्षण छोड़ रहे हैं। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि वे स्वयं भी आरक्षण का लाभ छोड़ चुकी हैं और अपनी बेटियों के लिए भी उन्होंने आरक्षण का लाभ नहीं लिया। इसके लिए उन्होंने एसटी वर्ग के कई नेताओं के नाम भी गिनाए। जसकौर मीणा ने कहा कि हम मानते हैं जब सक्षम हैं तो गरीब बच्चों को पढ़ाएं। बिल्कुल छोड़े रहे, मैंने छोड़ा हुआ है। मैं आपके सामने बैठी हूँ, जबकि मैं तो ना कॉलेज पढ़ी ना स्कूल पढ़ी। हम तो यूं ही गुड़कते गुड़कते, वो कहते हैं ना कि नदी में गिर जाता है बेडोल पत्थर, पानी के थप्पड़ों से गोल होता है, हम वो हैं। लेकिन अब जब मैं बन गई तो मैंने अपने बच्चों का आरक्षण बिल्कुल छोड़ा, मेरी बेटियों का आरक्षण छोड़ा। और अब बात गहलोत बनाम शेखावत के बीच जारी जंग किए चैप्टर 2 की। जी हां, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निशाने पर हैं, तो गजेंद्र सिंह शेखावत भी खुलकर सीएम गहलोत पर पलटवार कर रहे हैं। और हाल ये है कि ईआरसीपी से शुरू हुई लड़ाई अब सरकार गिराने वाली साजिश तक आ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। ईआरसीपी पर गहलोत वर्सेस शेखावत। मरुधरा में सियासी चैप्टर 2 का आगाज। सीएम का प्रहार, शेखावत का पलटवार। मुख्यमंत्री के इशारे पर फोन टैपिंग कराने वाले प्रार्थना करें कि मेरा वक्त ना आए, यदि आया तो 5 आईएएस आईपीएस को जेल कराऊंगा। बेईमानी तुमने करी, सरकार गिराने का षड्यंत्र तुमने किया। तुम जोधपुर के एमपी हो और जोधपुर के एमएलए मैं हो, मुख्यमंत्री। तुम इतनी शर्म नहीं आई कि जोधपुर का मुख्यमंत्री बनावा, क्यों मैं हटाऊं उसको? ये बस बानगी है। मरुधरा में अशोक गहलोत बनाम गजेंद्र सिंह शेखावत का जगह चाहे कोई भी हो, मौका चाहे कोई हो, लेकिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर वार करने का कोई भी मौका नहीं चूकते। तभी तो ईआरसीपी से शुरू होकर बात सरकार गिराने वाली साजिश तक पहुंच गई है। राजस्थान सरकार के आप देखिए, ये अमित शाह और ये गजेंद्र शेखावत जोधपुर वाला एमपी, इनको शर्म ही नहीं आई कि जोधपुर का एमएलए मैं हूं और मुझे मुख्यमंत्री बनने का एक मौका मिला हुआ है। मेरी सरकार गिराने के लिए अमित शाह, गजेंद्र शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान, ये सब थे और हमारी पार्टी के अंदर इन्होंने तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। आप बताइए,
ये लोकतंत्र है, कहाँ ले जाएंगे देश को? इससे अच्छा होता है कि अगर हम निकम्मे थे, काम नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है राजस्थान के अंदर, सब कुछ ब्रेकडाउन हो गया है, आप सरकार भंग कर देते, बजाय आप खरीद फोड़ करके एमएलए खरीद करके आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? अशोक गहलोत जी बार बार अपनी सरकार गिराने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं पर लगाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो 42 दिन बाड़े में इसलिए बंद रहे कि उनकी पार्टी में विग्रह था, उनकी पार्टी में असंतोष था, नई पीढ़ी में बदलाव की अकुलाहट थी और जिस तरीके से उनका आलाकमान की कमजोरी साफ नजर आती है, वो एक तरीके की शीत निष्क्रियता की तरह काम करते हैं, मौसमी तरीके से काम करते हैं। उनके आलाकमान में दम नहीं था, पार्टी के भीतर विग्रह था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वार किया तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सोशल मीडिया पर गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। गजेंद्र सिंह ने ट्वीट कर अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्हें ईआरसीपी की तरह कोई झूठ नहीं सूझ रहा था। जिम्मेदारियों से मुंह फेरना गहलोत सरकार की स्ट्रेटेजी है। यही नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत के एसएमएस के दौरे को लेकर भी निशाना साधा। इसलिए गहलोत जी जनता का सामना करने से डरते हैं। उनके वादे उनकी तरह फेल हैं। अपनी असफलताओं को केंद्र पर थोपते रहने की कारगुजारियों के बीच उनकी अपनी चिरंजीवी योजना की हकीकत एक आम नागरिक की आपबीती से सामने आने के बाद बगले झांकने के अलावा उनके पास कोई चारा न था। गजेंद्र सिंह शेखावत यही नहीं रुके। एक न्यूज़पेपर की स्टोरी का हवाला देकर अशोक गहलोत पर हमला बोला। एक एक सबूत इकट्ठा किया जा रहा है कांग्रेस सरकार के काले कारनामों का। गहलोत जी जन सरोकार में नहीं, सांठ-गांठ में विश्वास रखते हैं। नौकरी के लिए दिव्यांग तक के फर्जी सर्टिफिकेट तैयार किए जा रहे हैं। सरकार की संवेदना का इससे निचला स्तर क्या होगा? वो मानते हैं कि इस तरह के प्रकरण मामूली बात हैं, इसी तरीके से व्यवस्था चलती है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के रहने वाले हैं और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी। गहलोत जोधपुर के सरदारपुरा से विधायक हैं तो शेखावत जोधपुर से सांसद हैं और जोधपुर को जद में रखकर अशोक गहलोत गजेंद्र सिंह शेखावत पर बेशर्म राजनीति का आरोप लगा चुके हैं। उसकी बुकलाट के अंदर अब क्या करें, तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए कह दिया आईपीएस आईएएस को, वो बेचारे क्या करें? बेईमानी तुमने करी, सरकार गिराने का षड्यंत्र तुमने किया। तुम जोधपुर के एमपी हो और जोधपुर के एमएलए मैं हूं, मुख्यमंत्री। तुम इतनी शर्म नहीं आई कि जोधपुर का मुख्यमंत्री बनावा, क्यों मैं हटाऊं उसको? बताइए आप, इतना बेशर्म आदमी है। साफ है कि आने वाले समय में अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच जुबानी जंग और तेज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया तो मोर्चा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने संभाला। पूनिया ने गहलोत पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार अपनी कमजोरी से गिर रही थी। गहलोत बीजेपी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। अशोक गहलोत जी बार बार अपनी सरकार गिराने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं पर लगाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो 42 दिन बाड़े में इसलिए बंद रहे कि उनकी पार्टी में विग्रह था, उनकी पार्टी में असंतोष था, नई पीढ़ी में बदलाव की अकुलाहट थी और जिस तरीके से उनका आलाकमान की कमजोरी साफ नजर आती है, वो एक तरीके की शीत निष्क्रियता की तरह काम करते हैं, मौसमी तरीके से काम करते हैं। उनके आलाकमान में दम नहीं था, पार्टी के भीतर विग्रह था। जब कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हुई, ऐसी कमजोर सरकार, कमजोर पार्टी जब अंतर्कलह की शिकार होती है तो सियासी आरोप आपके पास में बचाव का एक माध्यम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी आपकी सरकार गिराने की कोशिश नहीं की। आपके अंदर विग्रह था, आपकी सरकार गिरना चाह रही थी और तोहमत आप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। राजस्थान की जनता अब आपकी हकीकत जान चुकी है। झूठी सहानुभूति बतौरने वाले सियासी बयानों से अब आपका बचाव नहीं होगा। आपके बयानों से जिस तरीके से गरिमाहीन शब्द निकलते हैं, आपके बयानों से जिस तरीके से कमजोरी जाहिर होती है,
मुझे लगता है कि अब आप बेबस और लाचार हो गए। बेहतर है आप सम्मान से कुर्सी छोड़ दें। चलिए सीधा लिए चलते हैं अब आपको जयपुर, जहां हनुमान जयंती का पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से सीधी तस्वीर। करौली हिंसा मामले में बड़ा अपडेट है। शहर में आज 12 घंटे की ढील दी जाएगी कर्फ्यू में। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। बाजार खुल चुके हैं सुबह 6 बजे से और शाम 6 बजे तक इनका वक्त रहेगा। 12 घंटे यानी
ढील दी जाएगी। इस कर्फ्यू में ढील के दौरान शहर में वाहनों को भी प्रवेश की छूट दी गई है। 17 अप्रैल तक कर्फ्यू की अवधि रखी गई है। बारह घंटे की कर्फ्यू में ढील। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। बाजार खुलेंगे शाम 6 बजे तक। करौली हिंसा मामले में अपडेट है। ढील के दौरान वाहनों को प्रवेश की भी शहर में छूट दी गई है और कल तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। फिलहाल जो समय सीमा है, जो तारीख है, वो कल तक की है। इसके बाद आगे जो फैसला आएगा, आगे इसे कर्फ्यू को बढ़ाया जाता है या फिर कल इसे समाप्त कर दिया जाता है, ये इसके बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आम जनजीवन पटरी पर लौटता हुआ।